संतोष कुमार मिश्र, प्रवक्ता बिहारी डेंटल कॉलेज दनखौर। पिछली कक्षा में आप लोगों को साक्ष्यपत्र के बारे में पढ़ाया गया था, जिसमें चेक के बारे में, चेक की परिभाषा, चेक के प्रकार, चेक का रेखांकन, चेक का बेचान, चेक का अनादरण आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। चेक के लक्षण ये सब बताया गया था। और साक्ष्यपत्रों के अन्य प्रकार जो होते हैं, जैसे विनिमय विपत्र, प्रतिज्ञा पत्र, हुंडी आदि के बारे में अब हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज विनिमय विपत्र, बिल ऑफ एक्सचेंज, विनिमय विपत्र क्या है। विनिमय विपत्र जो परिभाषा देखते हैं तो विनिमय विपत्र से आशय इसमें होता है कि यह एक आदेश पत्र है जो किसी व्यक्ति को यह आदेश दिया जाता है कि इसमें लिखी हुई धनराशि उसे या उसके आदेशानुसार किसी भी व्यक्ति को एक निश्चित समय के उपरांत भुगतान किया जाए। तो इस प्रकार इसकी जो परिभाषा निकल के आई, यह एक लिखित आदेश पत्र है जिसमें किसी व्यक्ति को यह आदेश दिया जाता है कि इसमें लिखी हुई धनराशि उसे या उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को एक निश्चित समय के उपरांत भुगतान किया जाए। अब इस परिभाषा के माध्यम से विनिमय विपत्र की हम विशेषताओं के बारे में जानेंगे कि विनिमय विपत्र की कौन कौन सी विशेषताएं या लक्षण हैं। तो विनिमय विपत्र के जो लक्षण होते हैं वह निम्न है। परिभाषा में जिसे कहा गया है यह एक लिखित, तो सबसे पहली परिभाषा जो हमारी है वह है लिखित, अर्थात विनिमय विपत्र लिखित होना चाहिए। मौखिक विनिमय पत्र मान्य नहीं होता है, तो विनिमय पत्र की पहली परिभाषा वो लिखित होना चाहिए। दूसरा, वह शर्त रहित, इसमें किसी प्रकार का कोई शर्त नहीं होना चाहिए, बिना शर्त के होना चाहिए। तो विनिमय पत्र एक शर्त रहित लिखित क्या है, आज्ञा पत्र या आदेश पत्र, यानी वह एक आदेश पत्र होना चाहिए। उसमें लिखी हुई है कि यह किसी निश्चित व्यक्ति को आदेश देता है, तो विनिमय पत्र एक आदेश पत्र होना चाहिए। हस्ताक्षर, इसमें लिखने वाले के हस्ताक्षर होते हैं और नीचे उसमें लिखने वाला अपना हस्ताक्षर करता है। निश्चित धनराशि, विनिमय पत्र में एक निश्चित धनराशि होनी चाहिए, अर्थात निश्चित धनराशि का मतलब उसमें कोई वस्तु या उन्हें काली गाय और यह सामान 5 किलो गेहूं ऐसा नहीं, उसमें एक निश्चित धनराशि 400, 500, 600 कुछ होना चाहिए, यानी धनराशि उसकी निश्चित होनी चाहिए। आदेश, इसमें किसी व्यक्ति को आदेश देना चाहिए और आदेश किसके लिए होना चाहिए, भुगतान के लिए। तो यह आदेश भुगतान के लिए इतनी लिखी हुई धनराशि या एक निश्चित रकम का भुगतान किया जाए, ऐसा आदेश होना चाहिए कि एक निश्चित भुगतान होना चाहिए। कब, निश्चित समय के पश्चात, तो एक निश्चित समय भी होना चाहिए। टिकट, इसमें विनिमय पत्र में एक निश्चित धनराशि का कोने पर यहाँ पर एक स्टैंप लगा होता है, तो उसमें एक निश्चित धनराशि का स्टैंप भी होना चाहिए। स्वीकृति, अर्थात इस पर देनदार की स्वीकृति होनी चाहिए, अर्थात देने वाला यह इस बात का स्वीकृति देता कि मैं पैसा दूंगा, तो उसकी स्वीकृति आवश्यक है। प्रतिफल, इसमें किसी वस्तु के बदले में प्रतिफल के रूप में इसे प्रदान किया जाता है। विनिमय पत्र के पक्षकार, जो विनिमय पत्र आपके सामने है इसके 3 पक्षकार होते हैं। नंबर 1 आपका जो होता है वो होता है ड्रावर, अर्थात लेखक, लेनदार। यह जो बिल को लिखने वाला होता है उसे ड्रावर कहते हैं, तो वह लिखता है बिल। दूसरा पक्षकार होता है जिसके ऊपर बिल लिखा जाता है, जो एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, उसे ड्रावी बोलते हैं। देनदार, वह होता है कि हाँ मैं पैसा दूंगा, उस व्यक्ति को हम ड्रावी बोलते हैं। और तीसरा वो होता है जो पैसा पाता है, यानी कि आदाता या भुगतान प्राप्त करता, इसे बोलते हैं पेई, इसको पेमेंट मिलता है। यह कभी कभी ड्रावर भी हो सकता है, लेकिन अन्य परिस्थितियों में जिसको बेचान, जिसके पास बिल होता है, जो समय से लास्ट में सबसे अंत में पैसा प्राप्त करता है, उसे हम प्राप्तकर्ता या आदाता के रूप में जानते हैं। विनिमय पत्र के भेद, यानी विनिमय पत्र के प्रकार। विनिमय पत्र कितने प्रकार का होता है, तो विनिमय पत्र के प्रकार के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो सबसे पहला होता है दर्शनीय विनिमय पत्र,
यानी इसमें क्या होता है कि जब जिसके पास विनिमय पत्र होता है उसका पेमेंट उसी समय कर दिया जाता है, उसमें समय की कोई पाबंदी नहीं होती है। जिस समय विनिमय पत्र को प्रस्तुत किया जाता है उसी समय उसका भुगतान दे दिया जाता है। ऐसे विनिमय पत्र को दर्शनी जो है विनिमय पत्र कहते हैं। दूसरा होता है मुद्दती। मुद्दती में टाइम बिल। मुद्दती विनिमय पत्र वह विनिमय पत्र जिसमें एक निश्चित समय होता है, एक निश्चित समय के पश्चात उसका भुगतान होता है, उस निश्चित समय से पूर्व उसका भुगतान नहीं हो सकता है। जो समय दिया होता है उसमें 3 दिन का अनुग्रह दिवस भी दिया जाता है। तो इस प्रकार को हम मुद्दती विनिमय पत्र कहते हैं। व्यापारिक विनिमय पत्र। व्यापारिक विनिमय पत्र वह भी पत्र होता है जिसमें हम व्यापारिक लेन देन करते हैं, अर्थात कोई सौदा हुआ होता है, कोई लेन देन हुआ होता है, उसके पश्चात बिल लिखा जाता है, उसके प्रतिफल में बिल लिखा जाता है। ऐसे विपत्र को हम व्यापारिक विनिमय पत्र के नाम से जानते हैं। अनुग्रह विपत्र। अनुग्रह विपत्र से आशय ऐसे विपत्र से होता है कि बिना किसी व्यापारिक सौदा के एक दूसरे के सहायता के लिए जो बिल लिखा जाता है उस बिल को हम अनुग्रह विपत्र के नाम से जानते हैं। अर्थात इसमें एक दूसरे के पारस्परिक बिना किसी व्यापारिक सौदा के एक दूसरे की सहायता के लिए एक दूसरे पर बिल लिखा जाता है, उस पैसे का उपयोग दोनों ही करते हैं बुनाकर, उस बिल को हम एकोमोडेशन या अनुग्रह बिल के नाम से जानते हैं। देशी विपत्र। ऐसा विपत्र जो देश की सीमाओं के अंदर लिखा जाता है उस विपत्र को हम देशी विपत्र के नाम से जानते हैं। इसे हम देशी विपत्र कहते हैं। विदेशी विपत्र वह विपत्र जो देश की सीमाओं के बाहर लिखा जाता है, अर्थात उसमें एक पक्ष दूसरे देश का होता है, उस विपत्र को विदेशी विपत्र के नाम से जाना जाता है। इसमें लेखक या स्वीकारकर्ता उसमें से कोई एक व्यक्ति बाहरी होता है, यानी दूसरे देश का होता है, उस विपत्र को हम विदेशी विपत्र के नाम से जानते हैं। प्राप्य विपत्र। प्राप्य विपत्र से आशय यह हमारी संपत्ति होती है, जो बिल स्वीकार होकर प्राप्त हो जाता है, अर्थात लेनदार के लिए जो बिल मिलता है उसे हम प्राप्य विपत्र कहते हैं। लेखक जिस बिल को रखता है उसे हम प्राप्य विपत्र कहते हैं। वह अपने बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष में से दिखाता है। देय विपत्र जो स्वीकृति देता है, जो देनदार होता है, वह उसके लिए वही विपत्र देय विपत्र हो जाता है। बीबी उसके लिए वो दायित्व होता है और वह आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में उसे दिखाने की कोशिश करता है। विनिमय पत्र के क्या क्या लाभ हैं? विनिमय पत्र के लाभ के बारे में जब आते हैं तो नंबर 1, यह ऋण का लिखित प्रमाण पत्र होता है, अर्थात यह जो भी होता है वो लिखित मौखिक नहीं होता है। इस प्रकार ऋण की स्वीकृति होती है और वह प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। विनिमय पत्र को बैंक से बट्टे के रूप में भुनाया जा सकता है। बिल है तो उसे समय से पहले भी पैसे की आवश्यकता होती है, तो उसे छूट पर बैंक से भुनाकर पैसा प्राप्त किया जा सकता है। बिल के बेचान की सुविधा। बिल जो होता है वो अपने किसी अन्य लेनदार को बेचान भी किया जा सकता है, अर्थात वह चेक की तरह उसका पेमेंट होता रहता है। विदेशी भुगतान में सुविधा। चेक को विदेशी भुगतान में सुविधाजनक नहीं माना जाता है, जबकि बिल जो होता है वो विदेशी भुगतान को सुविधाजनक बनाता है। भुगतान की निश्चितता। इसमें एक निश्चित समय के पश्चात भुगतान की निश्चितता होती है, अर्थात भुगतान आसानी से किया जा सकता है। धनराशि की सुरक्षा। इसमें जो धनराशि होती है वो लिखित होती है, बैंक के माध्यम से पेमेंट होती है, अर्थात वो सुरक्षित होती है। तगादों से छुटकारा। विनिमय पत्र एक निश्चित समय के लिए होता है, अर्थात उसमें 2 महीने 3 महीने का समय होता है, तो उस समय तक तगादों से छुटकारा होता है, अर्थात उसके पूर्व कोई तगादा नहीं कर सकता है, तो उस समय तगादों से छुटकारा मिलता है। जो बिल का स्वीकार करता है उतने समय तक निश्चिंत रहता है। पूंजी की कमी महसूस न होना, अर्थात व्यापार में पूंजी की कमी है तो उसे विनिमय पत्र महसूस नहीं होने देता है, अर्थात
उसके माध्यम से हम भुगतान आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कुछ समय के लिए पूंजी को स्थगित किया जाता है, अर्थात रोका जा सकता है। भुगतान के लिए समय मिलना, विनिमय पत्र के माध्यम से भुगतान के लिए एक समय मिल जाता है, अर्थात 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने जितने समय के लिए बिल लिखा जाता है उतने समय तक भुगतान स्थगित रहता है और भुगतान देने के वाले को एक समय मिल जाता है, उस समय वो पैसे की व्यवस्था कर लेता है। साख में वृद्धि, विनिमय पत्र के माध्यम से उसके क्रेडिट में वृद्धि होती है, व्यापारी के साख में वृद्धि होती है और वह समय से पेमेंट करके और भी साख को बढ़ा सकता है। व्यापार के विस्तार में सहायक, विनिमय पत्र से व्यापार के विस्तार में सहायक होता है, अर्थात विनिमय पत्र के माध्यम से बड़े बड़े लेन देन किए जा सकते हैं और कुछ समय तक के लिए अपने उसको जो है साख को बढ़ाया जा सकता है और व्यापार में भी वृद्धि होती है। बैंकों को लाभ, विनिमय पत्र को बैंक भुनाता है, भुनाते समय वह कुछ ब्याज पाता है। इस प्रकार विनिमय पत्र के माध्यम से बैंकों को समय समय पर लाभ होता रहता है। धातुओं की घिसावट में बचत, जो धातुएं होती हैं लेन देन करते समय नोट और सिक्के घिसते हैं, जबकि विनिमय पत्र के माध्यम से इसमें बचत होती है, अर्थात उनकी लेन देन की कमी होती है, तो उससे वह क्या होता है, उनकी घिसावट में कमी आती है। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था चेक और अब पढ़ा हमने बिल। अब दोनों में क्या अंतर है, चेक और विनिमय पत्र में निम्नलिखित अंतर है, उसके माध्यम से हम देखते हैं। चेक किसी निश्चित बैंक पर लिखा जाता है, विनिमय पत्र किसी व्यक्ति पर लिखा जाता है। चेक को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं होती है, विनिमय पत्र को स्वीकार किया जाता है। चेक कोई निश्चित समय नहीं होता है, विनिमय पत्र एक निश्चित समय के लिए लिखा जाता है। चेक मांग पर देय होता है, विनिमय पत्र मुद्दती होता है। चेक पर किसी प्रकार का स्टाम्प नहीं लगा होता है, विनिमय पत्र पर एक निश्चित रकम का स्टाम्प लगा होता है। चेक रेखांकित होता है, विनिमय पत्र का रेखांकन नहीं किया जाता है। चेक 3 महीने बाद पेमेंट नहीं होता है, विनिमय पत्र में जितनी समय दी होती है उतने समय में होता है। चेक में अनुग्रह दिवस नहीं मिलता है, विनिमय पत्र में 3 दिन का अनुग्रह दिवस मिलता है। चेक देशी होता है, विनिमय पत्र देशी और विदेशी दोनों होता है। चेक वही व्यक्ति लिख सकता है जिसका बैंक में खाता होता है, विनिमय पत्र कोई भी प्रतिष्ठित व्यापारी लिख सकता है। इस प्रकार चेक और विनिमय पत्र में अंतर आता है। प्रॉमिसरी नोट, ये तीसरा जो हमारा जो है साख पत्र जो होता है विनिमय पत्र के बाद, प्रतिज्ञा पत्र या प्रॉमिसरी नोट। इसमें हम मुद्रा को शामिल नहीं करते हैं, नोटों को शामिल नहीं करते हैं। उसके अलावा अर्थात इसमें देनदार खुद प्रतिज्ञा करता है कि इसमें लिखी हुई धनराशि, इसमें देनदार खुद प्रतिज्ञा करता है कि इसमें लिखी हुई धनराशि एक निश्चित समय के पश्चात वह भुगतान करेगा। अर्थात इसमें जो होता है वह प्रतिज्ञा पत्र यानी कि आदेश पत्र न होकर एक खुद का प्रतिज्ञा होता है, परंतु इसमें करेंसी को शामिल नहीं किया जाता है, करेंसी इससे अलग होती है। अब इसके मुख्यतः निम्नलिखित लक्षण हैं। कौन कौन से हैं लक्षण? नंबर 1, लिखित, अर्थात यह लिखित होता है, यह किसी प्रकार का आपस में समझौता नहीं होता है, मौखिक नहीं हो सकता है, तो प्रतिज्ञा पत्र लिखित होता है। इसमें देनदार लिखता है, क्या लिखता है, और खुद प्रतिज्ञा करता है कि मैं इसमें लिखी हुई धनराशि भुगतान करूंगा। शर्त रहित प्रतिज्ञा। दूसरी जो होती है प्रतिज्ञा जो होती है वह शर्त रहित होती है, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार की शर्त नहीं होती है, बिना शर्त के यह प्रतिज्ञा की जाती है। लेखक, इसमें भुगतान देने वाला लेखक होता है, जो भुगतान करता है वह प्रतिज्ञा पत्र को लिखता है। लेखक के हस्ताक्षर होते हैं, इसमें
स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात लेखक खुद हस्ताक्षर करता है कि मैं इसमें लिखी हुई धनराशि का पेमेंट करूंगा। एक निश्चित धनराशि होती है, अर्थात इसमें कोई वस्तु या अन्य चीज़ें नहीं होती है, इसमें एक निश्चित धनराशि की बात की जाती है। तिथि, इसमें एक निश्चित तिथि होती है, कुछ समय के लिए होती है, 2 महीने 3 महीने, एक निश्चित तिथि के बाद उसमें लिखी हुई धनराशि का भुगतान किया जाता है। स्टाम्प, इसमें एक निश्चित मूल्य का स्टाम्प लगा होता है और उस स्टाम्प के माध्यम से हम पेमेंट करते हैं। भुगतान, इसमें प्रतिज्ञा पत्र का लेखक एक निश्चित समय के पश्चात रकम का भुगतान करता है। भुगतान की प्रतिज्ञा, इसमें लेखक यह प्रतिज्ञा करता है कि इसमें लिखी हुई धनराशि एक निश्चित समय के पश्चात भुगतान करेगा। भुगतान की अवधि यानी समय, इसमें भुगतान का एक निश्चित अवधि होती है, समय होता है, उस समय के पश्चात ही भुगतान करता है, समय से पूर्व कोई उससे भुगतान प्राप्त नहीं कर सकता है। लेखक एक निश्चित व्यक्ति, जो बिल का लेखक होता है वो देनदार होता है, वो निश्चित व्यक्ति होता है। वह निश्चित व्यक्ति अपने समय के आधार पर उसमें लिखी हुई धनराशि के भुगतान करने का वादा करता है। भुगतान पाने वाला, भुगतान पाने वाला भी इसमें एक निश्चित व्यक्ति लेनदार होता है, जो एक निश्चित समय के पश्चात प्रतिज्ञा पत्र प्रस्तुत करके भुगतान प्राप्त कर सकता है। पक्षकारों का भिन्न भिन्न होना, इसमें 2 पक्षकार होते हैं, दोनों अलग अलग, अर्थात एक लेने वाला तो दूसरा देने वाला। एक प्रतिज्ञा करता है तो उसका पेमेंट करता है, दूसरा प्रतिज्ञा पत्र धारक होता है जो पेमेंट प्राप्त करता है। इसमें स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है, पहले बताया जा चुका है, अर्थात इसमें भुगतान बिना स्वीकृति, क्योंकि प्रतिज्ञा पत्र वाला खुद ही ये प्रतिज्ञा करता है कि मैं भुगतान, एक निश्चित धनराशि का भुगतान अमुक व्यक्ति को करूंगा। इसमें विनिमय साध्य विलेख अधिनियम लागू होता है। इसके अंतर्गत बैंक नोट तथा करेंसी नोटों को शामिल नहीं किया जाता है, अर्थात वह इससे परे होते हैं। प्रतिज्ञा पत्र के 2 पक्षकार होते हैं। नंबर 1 लेखक, अर्थात जो पेमेंट करने वाला होता है देनदार, इसे देनदार भी कहते हैं। देनदार जो होता है वह लेखक होता है, वह लिखता है और प्रतिज्ञा करता है कि इसमें लिखी हुई धनराशि मैं अमुक व्यक्ति को दूंगा। दूसरा पेयी या प्राप्तकर्ता, इसे हम प्राप्तकर्ता करते हैं, लेनदार भी करते हैं, अर्थात एक निश्चित समय के पश्चात यह पेमेंट प्राप्त करता है। चेक और प्रतिज्ञा पत्र में अंतर। चेक और प्रतिज्ञा पत्र में कौन कौन से अंतर हैं, तो इसमें हम जब देखते हैं तो चेक और प्रतिज्ञा पत्र में निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं। नंबर 1, चेक बैंक पर लिखा जाता है, प्रतिज्ञा पत्र व्यक्ति द्वारा लिखा जाता है। चेक एक आदेश पत्र होता है, प्रतिज्ञा पत्र एक प्रतिज्ञा पत्र होता है, अर्थात उसको प्रतिज्ञा किया जाता है। चेक बैंक को आदेश दिया जाता है, प्रतिज्ञा पत्र में खुद देने वाला अपने ऊपर प्रतिज्ञा करता है मैं धनराशि दूंगा। चेक में निश्चित अवधि नहीं होती है, प्रतिज्ञा पत्र में निश्चित अवधि होती है। चेक को कोई स्टाम्प नहीं लगा होता है, प्रतिज्ञा पत्र में स्टाम्प लगा होता है। चेक में जो होता है रेखांकन किया जा सकता है, प्रतिज्ञा पत्र में रेखांकन की आवश्यकता नहीं होती है। चेक में 3 पक्षकार होते हैं, प्रतिज्ञा पत्र में 2 पक्षकार होते हैं। तो इस प्रकार चेक और प्रतिज्ञा पत्र में अंतर आपको समझ आएगा। हुंडी, हुंडी क्या होती है? हुंडी जो होती है यह एक प्रकार का विनिमय पत्र होता है। विदेशों से भुगतान करने के लिए यह एक प्रकार का विनिमय पत्र होता है जिसके माध्यम से हम व्यापार करते हैं। यह भी एक आदेश पत्र है जो भुगतान करने के लिए, एक निश्चित समय के लिए भुगतान के लिए किसी व्यक्ति को आदेश दिया जाता है। हमारे देश में हुंडी का व्यापार बड़ा तेज़ी से किया जाता था। हुंडी साख पत्रों में बहुत प्रचलित मात्रा में किया जाता है, जो विदेशी व्यापार में खासकर
साहूकारों से जब लेन देन किया जाता था तो हुंडी के माध्यम से उसका लेन देन होता था। तो यह चीज़ हमारी जो हुंडी होती है, साक्ष्यपत्र, एक विस्तृत चीज़ों में आती है। इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी हुंडी की, देखिए। नंबर 1, भाषा। यह भारतीय भाषाओं में लिखी होती है, जो के ऊपर इसमें विभिन्न प्रकार की भाषाओं का, भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। प्रारूप, यह आदेश पत्र का होता है, एक निश्चित प्रारूप में तैयार किया जाता है और एक आदेश पत्र होता है। इष्ट देव, इसमें अपने इष्ट देव या भगवान का नाम लिखा जाता है। और संख्या, इसमें जो रकम होती है अंकों में तथा शब्दों में लिखा जाता है। दूना और आधा करके लिखा जाता है। इस प्रकार जैसे 100 रुपये लिखने हैं तो 100 रुपये मात्र, 100 का दूना 200, आधा 50 रुपये, इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। टिकट तथा स्वीकृति, इसकी स्वीकृति भी होती है और इसमें एक निश्चित मूल्य का टिकट लगाया जाता है। उस टिकट के माध्यम से स्टाम्प उसमें होता है। नाम, यह नाम जोग होता है, इसमें विभिन्न नाम जोग, जमा जोग, इस तरह का नाम लिखा होता है। पाने वाले का नाम, देने वाले का नाम स्पष्ट लिखा होता है। भुगतान की अवधि, मैंने इसमें एक निश्चित समय दिया होता है, 3 महीने, 2 महीने, जितने भी समय का होता है, कितने समय की है, यह उसकी अवधि दी होती है। तिथि, इसमें एक निश्चित तिथि भी दिया होता है। धनराशि लिखने का ढंग, यानी इसमें धनराशि जो है उसके लिखने का ढंग होता है। कहने का मतलब यह कि उसको पहले दूना किया जाता है, फिर आधा किया जाता है। इस प्रकार किसी भी प्रकार का यानी कि समस्या नहीं रहती है। आदर सूचक शब्द, हुंडी में आदर सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें विभिन्न जो भी चीज़ें होती हैं उसमें आदर सूचक शब्द लगाया जाता है। अधिनियम, इसमें भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम लागू होता है। न्यायालय द्वारा मान्यता, हुंडी का न्यायालय में मान्यता प्राप्त होती है। भुगतान, इसका एक निश्चित समय के बाद भुगतान किया जाता है, अर्थात भुगतान आसानी से हो जाता है। प्रयोग, इसका प्रयोग देशी और खासकर विदेशी व्यापार के अंतर्गत किया जाता है। हस्ताक्षर, इसमें लिखने वाले के हस्ताक्षर होते हैं। बेचान, इसमें इसका बेचान भी किया जा सकता है। इसके अलावा साक्ष्यपत्र अन्य और भी प्रकार हैं जो लेन देन करते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा है आप लोगों के सामने, विनिमय पत्र, चेक, प्रतिज्ञा पत्र और हुंडी, ये तो मुख्य साक्ष्यपत्र थे। इनके अलावा कुछ अन्य साक्ष्यपत्र भी हैं जिनका अध्ययन हम कर रहे हैं, जैसे बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट से मतलब होता है बैंक अपने यहाँ विभिन्न प्रकार के धन को हस्तांतरण करने के लिए चेक की तरह ही एक सुविधा देती है, जिसका कुछ शुल्क लेती है, और वो बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से धन को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं। वो हमारा बैंक ड्राफ्ट होता है, यह बैंक में बनाया जाता है। यात्री चेक, यात्री चेक से मतलब जब यात्रा पर हम निकलते हैं तो धन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से हम चेक को आराम से रखते हैं और वह एक स्थान से स्थान तक उसका प्रयोग किया जा सकता है। साख प्रमाण पत्र, साख प्रमाण पत्र से ऐसे प्रमाण पत्र से है, अर्थात हम उसको प्रमाण पत्र के रूप में देते हैं कि हमने उधारी लिया है, इसका प्रमाण पत्र हमें प्रस्तुत करना होता है। इस तरह के प्रमाण पत्र को हम साख प्रमाण पत्र के नाम से जानते हैं। ऋण की स्वीकृति, ऋण स्वीकृति क्या होती है? जब कोई लोन लेता है तो उसके बदले में एक स्वीकृति पत्र मिलता है, ऐसे पत्र को हम ऋण स्वीकृति पत्र के नाम से जानते हैं। कोषागार विपत्र, ट्रेजरी बिल के नाम से जानते हैं। प्रत्येक जिले में एक ट्रेजरी कार्यालय होता है, वहाँ हम ट्रेजरी बिल के माध्यम से भी लेन देन करते हैं और इस प्रकार के उसको जो है कोषागार विपत्र के नाम से जाना जाता है। बैंकर्स चेक, बैंकर्स चेक क्या होता है? अर्थात बैंक के माध्यम से हम कोई रकम भेजते हैं, अगर क्षेत्रीय होता है तो उसे बैंक ड्राफ्ट की जगह बैंकर्स चेक का प्रयोग कर सकते हैं। बैंकर्स चेक के माध्यम से भी हम धन को एक स्थान से दूसरे स्थान प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार की चेक हमारे जो होते हैं साक्ष्यपत्र के ही रूप में आते हैं। तो विभिन्न प्रकार के साक्ष्यपत्रों का अध्ययन हम लोगों ने किया। इसी के साथ
हमने आप लोगों को बताया आज विनिमय पत्र क्या होता है, विनिमय पत्र की क्या परिभाषा है, विनिमय पत्र कितने प्रकार का होता है, चेक और विनिमय पत्र में क्या अंतर है। इसके साथ साथ प्रतिज्ञा पत्र के लक्षण और चेक और प्रतिज्ञा पत्र में अंतर, फिर हुंडी की विशेषताएं, इसके साथ साथ अन्य प्रकार जैसे बैंक ड्राफ्ट, कोषागार विपत्र, चेक, बैंकर्स चेक, यात्री चेक, अन्य विभिन्न प्रकार के साख पत्रों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। अब इसे हम समझते हैं कि आप लोग समझ में आ गया होगा। अगले क्लास में वो बताएंगे। धन्यवाद। थैंक्स।